नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। पिछली क्लासेस में हमने लोअर पीसीएस पेपर डिस्कस किया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। उसमें एक एक्चुअली करेक्शन है, वो कर लेना। हालांकि मैंने कमेंट के माध्यम से बताया था, उसे ठीक कर लेना। और उसके नेक्स्ट हम सिंधु जल समझौते की बात कर रहे थे। आज उसका हमारा फाइनल है। हम आज उसे पूरा कर लेंगे कि क्या क्या उसमें था बेसिकली। ठीक है। पेपर में एक क्वेश्चन को क्या बताया गया है उसे एक्चुअली मैं बाद में बताऊंगा आपको। हंटर आयोग एक्चुअली मैंने अकाल से बता दिया है। हंटर आयोग शिक्षा से संबंधित है और हंटर समिति जलियांवाला बाग की इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई गई थी। ठीक है। तो हम सिंधु जल समझौते पर बात कर रहे थे, ज्यादा समय ना लेते हुए। ये कुछ कंडीशन हमने देखी थी यहां से। और फिर देन आईडब्ल्यूटी क्या है, भारत पाक विभाजन से पहले ये चीजें हम देख चुके थे। अरे, ये कंडीशन हम देख चुके थे। विभाजन के बाद क्या हुआ, क्या कहानी आगे बढ़ी, फिर भारत के लिए स्थिति क्या बनी, भारत के लिए क्या रहा, हमने उस बारे में भी देखा। पाकिस्तान के लिए क्या हुआ वो भी हमने देखा। और यदि इसके बाद विवाद हो तो वो क्या स्थिति है, इसको बेसिकली हम आज जानेंगे। ठीक है। इसको बेसिकली आज हम जानेंगे। ठीक है। एक चीज और, ये भी थोड़ा एक्चुअली जो 20% और 80% का कॉन्सेप्ट है, ये कंडीशन जू की तू है, ध्यान रखना। बड़े डैम नहीं बना सकते जो पश्चिमी नदी है, सिंचाई नहर नहीं बना सकते, और स्टोरेज कैपेसिटी को बैन किया गया। बट जो पूरी सिंधु नदी है, पूरी सिंधु नदी है, इसका है ये 80% लगभग, या 85 भी कह सकते हैं आप। यहां पर 15 या 25, और अगर यहां 25 होगा तो यहां कितना हो जाएगा, 75%। तो लगभग, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, इसको ऐसे ही लिखिएगा। ये लगभग क्या करता है, पूरी सिंधु नदी का लगभग 80% जो पानी है वो किसे मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है। और 20% किसे मिलता है, इंडिया को। ठीक है। ये कहानी है। कहानी से आगे बढ़ती है एक्चुअली। यदि आईडब्ल्यूटी, इंडस वाटर ट्रेटी, में आईडब्ल्यूटी इसके लिए यूज कर रहा हूं, यदि विवाद हो जाता है इसमें तो क्या कंडीशन है, देखो। सबसे पहले इसमें जो शर्त दी गई है, आर्टिकल 9 बात करता है बेसिकली विवाद के संदर्भ में जो चीजें सुलझाई जा सकती हैं या फिर उसे आसानी से रिजोल्व किया जा सकता है। एक सेकंड जरा। हेलो। हाँ जी सर, मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे, चेक कर लो जरा। हाँ, ऑनलाइन ही तो किया है। हम्म। हाँ, मैंने भेजा है, सबसे लास्ट में वही है। ठीक है सर। ठी- ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सर बस थोड़ा सा यही है ना, मैं अभी थोड़ी। हम्म। नहीं नहीं। नहीं सर, आपका व्यवहार मुझे पता है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा यही है, नहीं तो वो होता तो फिर आप। हम्म हम्म। अरे सॉरी, चल नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान। ठीक से ठीक, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा। और सॉरी आपको इतना परेशान कर दिया, बस यही है ना वो फॉर्म। चलो, ठीक ठीक सर, आपसे करवा देना प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू। ओ, मैं फोन कर दूंगा कल आपको। ठीक है सर। ओके सर, ओके। सॉरी। तो हम इसे स्किप कर देना जितना आया होगा एक्चुअली।
अगर आईडब्ल्यूटी में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई 19 सितंबर 1960 को, यदि इसमें विवाद होता है तो क्या किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले क्या है इसमें, परमानेंट इंडस कमीशन, ठीक है, स्थाई सिंधु आयोग। यहां पर दोनों देशों के रिप्रेजेंटेटिव बैठ सकते हैं और आपस में बात करके मुद्दे को सुलझा सकते हैं। एक बात, अगर यहां पर भी मामला नहीं सुलझता है तो क्या किया जा सकता है? यहां पर भी अगर मामला नहीं सुलझता है तो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट, ठीक है, इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कंटेंट जो है ज्यादा इजीली समझ आता। न्यूट्रल एक्सपर्ट का मतलब यह हुआ कि तटस्थ विशेषज्ञ, विशेषज्ञ की मदद ली जा सकती है। अब ये तटस्थ विशेषज्ञ कौन हुआ? यानी ना तो वो पाकिस्तान की बात करे ना इंडिया के फेवर की बात करे, वो एक तटस्थता पे अपना निर्णय दे, तो इसकी बात हो सकती है। और इसे दोनों देश साथ मिलकर भी चुन सकते हैं, या फिर आपको पता है कि जब हम वर्ल्ड बैंक का जिक्र करके आए थे तो यहां पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा किसके द्वारा, यानी पैसा किसका लगा है, अगर कोई दिक्कत होती है डूबेगा किसका? वर्ल्ड बैंक का। तो ये न्यूट्रल एक्सपर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी नियुक्त किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर भी बात अगर नहीं बनती है तो इसके बाद एक होता है आर्बिट्रेशन ऑफ कोर्ट। इसमें 7 सदस्य होते हैं और इनके द्वारा, ये एक्चुअली यूएनओ का विंग है, ठीक है। यहां पर 3 प्रकार के कोर्ट है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और तीसरा होता है आर्बिट्रेशन ऑफ कोर्ट। यानी दोनों देशों के बीच में यदि कोई मुद्दा यूएनओ में जाता है तो वहां पर क्या होता है, दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराई जाती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये जो फैसला देगा वो क्या होगा? मान्य होगा, ये बात है। तो अगर विवाद की स्थिति हो, विवाद की स्थिति में क्या है, ये है। और ये रिजोल्यूशन कौन सा बात करता है? आर्टिकल IX, जो IWT में प्रोविजन है, तो उसमें 9th जो प्रोविजन है वो बेसिकली इस विवाद समाधान की बात करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने ये चीज देख ली, सिंधु समझौता क्या है वो भी देख लिया, इसका महत्व क्या है अगर बेसिकली देखा जाए तो हम बात करते हैं IWT का महत्व, ठीक है भाई। अगर हमने सस्पेंड किया है, भारत की तरफ से समझौते को सस्पेंड किया गया है, तो कुछ तो महत्व होगा उसका। अब क्या महत्व है, वन बाय वन करके थोड़ा सा इसके बारे में समझते चलेंगे। देखो, अब आपको हो सकता है टॉपिक बोरिंग भी लग सकता है, बट चीजों को आप इसी तरीके से अगर समझेंगे तो आपका बौद्धिक विकास भी होगा, प्लस चीजों को समझने की आपकी कैपेसिटी भी बिल्ड होगी। जिसके अनुरूप होता क्या है कि एग्जाम में जो सवाल आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि क्वेश्चन को सोल्व करने की टेंडेंसी और क्वेश्चन को पकड़ने की, या फिर जो उसमें जो भी एक लिंक होता है उसको पकड़ने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं प्रबल हो जाती है, जिसके अनुरूप क्या होता है, आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो IW का महत्व क्या है? एक तो ध्यान रखना, एशिया में, पूरे एशिया में क्रॉस बॉर्डर पहली ट्रीटी है और सबसे बड़ी, पहली व सबसे बड़ी संधि, सबसे बड़ी संधि। एशिया की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो यूएसए में, मैक्सिको और यूएसए के बीच में है, वहां नहीं जा रहे हैं हम। दूसरा अगर हम बात करें, एक प्रकार की अपने ऐसी संधि है कि जिसके पास पानी का पूरा कंट्रोल है, यानी ऊपरी स्टेट को निचले स्टेट का मतलब ध्यान रखना, यहां देश की बात हो रही है। ऊपरी स्टेट को निचले स्टेट के लिए पानी छोड़ने के लिए
पानी छोड़ने हेतु बाध्य करता है, बाध्य करता है। दूसरी बात यह है। तीसरी बात क्या है, आप देख सकते हैं कि जब वो 1971 का दौर हो या फिर देश आजाद हुआ तभी की बात हो, या 99 का दौर हो, या फिर हाल ही में दौर हो, तो जब भी इन दो देशों के बीच, दोनों राइवलरी कंट्री है, बेसिकली प्रतिद्वंदी कंट्री है, प्रतिस्पर्धी नहीं कहेंगे, राइवलरी, यानी आज आप देख सकते हैं कि दोनों देश लगभग लगभग एक साथ आजाद हुए थे, और पाकिस्तान कहां गिरा है और हिंदुस्तान कहां खड़ा है बेसिकली। ठीक है, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में दो राइवलरी देशों के बीच, दो प्रतिद्वंदी देशों के बीच जो संधि है, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी आज भी ये, यानी 1960 से 2025 चला है, और आगे भी संधि क्या है, बरकरार है, बरकरार है ये बात। तो IWT का जब महत्व कल की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप में एक बड़ी महत्वता को दिखाता है। और भी कंडीशन हो सकती है, भारत की जीनियोसिटी, भारत की उदारता है, या फिर अन्य प्रकार की चीजों को देखते हुए भी 2-3 पॉइंट और जुड़ते हैं, बट इतनी चीजों को आप बेसिकली ध्यान रखें। अब दूसरी चीज हमारे सामने ये आती है कि चिंताएं, अब वो भारत के पक्ष से क्या है, भारत के पक्ष से, दूसरा पाकिस्तान के पक्ष से। यानी इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप कि ये जो IWT है, इसको लेकर जब हुआ तो वर्तमान में सरकारें क्या होता है, या बीच में भी दोनों सरकारों का कहीं ना कहीं चिंताएं प्रकट होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, जब कोई पैक्ट, कोई संधि हो जाती है, तो समय के बाद पता चलता है कि यार इसमें कुछ दिक्कतें या कमी ये भी रह गई, तो उन्हें क्या नाम दिया गया यहां पर, कुछ कंसर्न है, यानी कि मेरा आपके प्रति कुछ कंसर्न है, और मेरा आपके प्रति कंसर्न ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, प्लस आपको जो प्लेटफॉर्म मिला है, अगर आप इसे लाइक, शेयर या अन्य चीजों के भी कर दें, तो कहीं ना कहीं मैं ये आशंकित रहता हूं कि आप हो सकता है इसे अपने तक ही बनाकर रख रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूं कि इसका डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, इसका लोकतांत्रिकरण होना चाहिए। यानी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, जिस दिन शुरू किया था शायद उस दिन ये बात नहीं थी, बट उसी के अनुरूप यहां पर क्या होता है कि जब पैक्ट हुआ तो भारत के पक्ष की भी अपनी कुछ चिंताएं थी, और पाकिस्तान के पक्ष की भी अपनी कुछ चिंताएं थी। अब चिंताएं क्या है बेसिकली देखा जाए, सबसे पहला जो आता है, एक तो 80% व 20% का जो जल विभाजन है, इस पर सरकार की आपत्ति है, यानी भारत सरकार इसको लेकर समय समय पर अपना स्टैंड उठाता रहा है। दूसरा, जो हमारी वेस्टर्न रिवर हैं, वेस्टर्न नदी हैं, उन पर क्या है कि हमें स्टोरेज या बड़े संयंत्र कौन से, हाइड्रो पावर, ये लगाने के लिए हमें क्या होता है कि यह प्रतिबंधित करता है, और पाकिस्तान के द्वारा समय समय पर वर्ल्ड बैंक या फिर न्यूट्रल जो हमने एक्सपर्ट देखा, तटस्थ विशेषज्ञ देखा, आर्बिट्रेशन कोर्ट में इन मामलों को ले जाता रहता है। ठीक हो गया। दूसरा, सरकार कहती है कि ये जो यानी इंडस वाटर ट्रीटी है, ये काफी ओल्ड व आउटडेटेड हो चुकी है। ओल्ड यानी पुरानी, या फिर ये क्या हो चुकी है कि अब इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, अब इसे दोबारा से क्या होना चाहिए, दोबारा से ही इस पे जो गाइडलाइन है वो बननी चाहिए, क्योंकि 1960 की स्थिति कुछ और थी, तब की नीड कुछ और थी, और अब की नीड कुछ और है। बेसिकली इसकी बात करता है। और अगर हम बात करें तो तीसरा, स्टोरेज। हां, अगर भारत क्या करता है,
कोई प्रोजेक्ट लगाता है, कोई प्रोजेक्ट लगाता है, जैसे झेलम की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा, किशन गंगा, ठीक है। और एक है रतले परियोजना। रतले परियोजना बेसिकली ध्यान रखना चिनाब नदी पर है, हालांकि मैं पीछे बता के भी आया हूं। तो ये लगभग हमारी 2018 से हमने ये प्रोजेक्ट यहां पर बनाए ताकि हम बिजली बना सके, स्टोरेज कैपेसिटी को रोक सके। तो इन पर भी क्या है कि पाकिस्तान के द्वारा समय समय पर क्या लगाया गया? अड़ंगा लगाया कि नहीं आपके द्वारा, क्योंकि आप देख सकते हैं झेलम और चिनाब क्या है? पश्चिमी नदी, और पश्चिमी नदी पर बड़े प्रोजेक्ट नहीं लगाए जा सकते हैं, यानी ये वाला स्टोरेज का काम नहीं कर सकते। बट सरकार कहती है कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट हैं हम यहां पर रिजर्वायर नहीं बना रहे। रिजर्वायर, आप दो चीजों से बिजली बनती है बेसिकली, आपको मैं बताऊं। जैसे आप समझिए कि हमने बड़ा डैम बनाया और पीछे से जो पानी आया वो हमने रोक लिया। रोकने के बाद क्या होता है, तब वो यहां से रोकने के बाद पानी ऐसे गिरता है और फिर वो कहां पर जाता है? टरबाइन के ऊपर गिरता है, और टरबाइन बेसिकली घूमती है, तब बिजली बनती है। बट सरकार कहती है कि हमने इनमें जो तकनीक की यूज की है वो की है रन ऑफ रिवर, ठीक है। रन ऑफ रिवर यानी हम कोई रिजर्वायर नहीं बना रहे, हम क्या कर रहे हैं? रन ऑफ रिवर के कारण क्या है? रन ऑफ रिवर से यानी पहाड़ को काट के पानी का फ्लो इतनी तेज ला रहे हैं जिससे कि क्या हो, वो टरबाइन पर गिरे, टरबाइन घूमे और बिजली बने। बट पाकिस्तान सरकार क्या कहती है कि नहीं जी, ये तो यहां पर क्या कर रहे हैं, भविष्य में, निकट भविष्य में रिजर्वायर बना सकते हैं। और रन ऑफ रिवर को हालता तो सीधी सी बात है कि उन्हें इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी से और उससे क्या ही मतलब है देखा जाए तो। बस सिंपल सी बात है कि जी नहीं, अड़ंगा लगाना है। इस तरीके से वो कहीं ना कहीं अपना क्या बोलते, विरोध दर्ज करते हैं या फिर बार बार आर्बिट्रेशन कोर्ट में चले जाते हैं। अब पाकिस्तान के पक्ष से क्या चिंता है? पाकिस्तान कहता है, एक तो वाटर टेररिज्म की बात करता है, टेररिज्म यानी जल आतंकवाद, जल आतंकवाद, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि फ्लो को कम ना कर दे, फ्लो कम। जल आतंकवाद का पहले मतलब समझ लीजिए, ये कहता है कि हो सकता है निकट भविष्य में सरकार के द्वारा क्या हुआ, फ्लो ज्यादा बना लिया गया और एकदम से पानी छोड़ दिया गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बन सकती है। एक बात तो ये जल आतंकवाद का बेसिकली इस पर नाम देता है। फ्लो कम कर दे यानी ऊपर की जो नदियां हैं वो भारत से ही होके आती है, उनका स्टोरेज प्लान क्या है कि भारत अपने आप में रोक सकता है। तो पाकिस्तान का यह भी कंसर्न है कि आने वाले समय में, निकट भविष्य में क्या कर सकता है कि भारत सरकार के द्वारा यहां पर फ्लो को कम किया जा सकता है। तीसरा, पाकिस्तान के जो इस संधि पर हैं वो हाथ बंधे हैं, मैं आपको बताऊं, हाथ बंधे हैं, ठीक है। यानी ये कहता है, पाकिस्तान के हाथ बंधे हो को बिल्कुल ओरली समझे, एग्जाम में तो शायद ये आपके नहीं आएगा उतना, बट फिर भी आप समझ ले। इसका मतलब ये हुआ, यदि भारत सरकार संधि को सस्पेंड करती है, रिवोक तो, या रिवोक तो नहीं कर सकती है बेसिकली, अगर देखा जाए फिर वो मामला ऊपर चला जाएगा आर्बिट्रेशन कोर्ट में और फिर वो जहां से निर्णय आएगा वो मानना पड़ेगा बेसिकली, बट वो नहीं कर सकता है। बट उसी के संदर्भ में क्या है कि अगर सस्पेंड करता है तो इसके कंप्लेन के लिए पाकिस्तान आर्बिट्रेशन कोर्ट या फिर यूएनओ के विंग में या फिर आपका परमानेंट जो इंडस सेटल कमीशन है उसमें नहीं जा सकता है, या फिर तटस्थ विशेषज्ञ के पास नहीं जा सकता है, या फिर आपका आर्बिट्रेशन कोर्ट में नहीं जा सकता है। यानी जितने दिन सस्पेंड कर रखा है उतने दिन उसे झेलना पड़ेगा। तो ये कुछ कंसर्न इसके हैं, और ये कुछ कंसर्न किसके हैं? इंडिया के हैं। हमने देखा IWT का महत्व देखा, और जब महत्व देख लिया कि इतना बड़ा महत्व है तो कुछ चिंताएं भी होंगी, भारत की क्या चिंता है और पाकिस्तान की क्या चिंता है, हमने दोनों को देख लिया बेसिकली। अब नेक्स्ट हम क्या देखें कि निलंबन का भारत के लिए, यानी IWT सस्पेंड करी, सस्पेंड करी, ठीक है। तो भारत के लिए इसका महत्व क्या है? भारत के लिए महत्व सबसे पहले क्या है? नेशनल सेंटीमेंट, नेशनल सेंटीमेंट एंड सोवरेनिटी यानी अखंडता,
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेसिकली, नेशनल सेंटीमेंट क्या है कि सरकार क्या कहती है बार बार कि पानी और खून साथ नहीं बह सकते हैं। आप हमारे ऊपर आक्रमण आतंकवादी हमले करोगे और हम आपको पानी दें। तो ये क्या है कि नेशनल सेंटीमेंट का, यानी देश क्या है हमारी तरफ देखता है और कहता है कि आप कोई कदम क्यों नहीं उठाते हो। तो कहीं ना कहीं जब ये सस्पेंड किया गया तो ये एक नेशनल सेंटीमेंट का मुद्दा था कि आप उनका पानी रोक दो, बट उसकी अपनी एक सीमाएं हैं, उसका अपनी एक लिमिटेशन है, कितना रोक सकते हैं कितना छोड़ सकते हैं वो बहुत पेचीदा मामला है। बट फिर भी सस्पेंड किया तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो एक पहलगाम को लेकर या फिर उड़ी हुआ या पुलवामा हुआ 2019 में, तो इन हमलों को लेकर सेंटीमेंट जो बन रहे थे सरकार के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें एक बल मिला कि हाँ सरकार कुछ कदम उठा सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि सरकार की कूटनीतिक जीत भी मानी जाती है। मतलब सिंपल सी बात क्या है कि बहुत पाकिस्तान के लिए वाटर का बहुत बड़ा सोर्स क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी है, और जब यही सस्पेंड रहेगी तो यानी वो क्या हो सकता है कि दबाव में आ सकता है। तो कूटनीतिक जीत भी सिंपल सी बात है। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, कूटनीतिक जीत, नेशनल सेंटीमेंट कूटनीतिक जीत हो गया। सस्पेंड करने के बाद क्या है कि हमें स्टोरेज की अथॉरिटी मिल जाती है, स्टोरेज की अथॉरिटी मिल जाती है। फिर हम इसका यूज एग्रीकल्चर, नहर प्रणाली इत्यादि में कर सकते हैं। तो अगर हम सस्पेंड करते हैं तो ये प्रकार से देखा जाए तो कुछ हमें हमारी जो कूटनीतिक जीत कह लो या फिर नेशनल सेंटीमेंट को साधना कह लो या फिर आपका स्टोरेज कैपेसिटी को कह लो, बट ये अपने आप में एक सीमा तक ही हो सकता है, ज्यादा आगे नहीं जा सकता है। तो बस, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक महत्व, और प्लस हमारे देश की जो जनता है जो देख रही थी सरकार की तरफ को कि क्या हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये हमें कुछ फायदे या महत्व हमारे लिए हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर आईडब्ल्यूटी समाप्त होती है, यानी रिवोक हो जाती है, रिवोक हो जाती है यानी समाप्त हो गई, सस्पेंड नहीं हुई, समाप्त हो गई, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इससे क्या होगा, एक एक दो पॉइंट ये भी। तो क्षेत्रीय स्थायित्व पर खतरा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली मैं आपको बताऊं, जो सिंधु नदी है, एक सिंधु नदी है और एक सिंधु नदी बेसिन है, सिंधु नदी बेसिन। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सिंधु नदी भले ही पाकिस्तान प्लस इंडिया से बहती हो, बट सिंधु नदी जो बेसिन है वो इनडायरेक्ट रूप से अफगानिस्तान, चाइना, पाक और इंडिया, इन देशों को पर्टिकुलर रूप से इफेक्ट कर सकता है। बेसिन होता है बेसिकली नदी का जो क्षेत्र है वो कहां कहां फैला हुआ है, तो बेसिन क्षेत्रफल उसे कहते हैं बेसिकली। ठीक है, नदी तो पर्टिकुलर अगर आप देखें कि ये नदी है और ये नदी क्या है कि इसके ऊपर यहां से बह रही है, बट इस नदी का क्या होगा, कुछ क्षेत्र इधर भी होगा, कुछ क्षेत्र इधर भी होगा। यानी अगर ये नदी बह रही है तो ये जो पूरा का पूरा इसका विस्तृत क्षेत्र है, इसे क्या कहेंगे बेसिकली हम, बेसिन क्षेत्रफल। ठीक हो गया, बेसिन क्षेत्रफल बेसिकली इसकी बात करता है। तो क्षेत्रीय स्थायित्व पर खतरा हो सकता है। दूसरा, भारत की वैश्विक छवि, वैश्विक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। भारत की वैश्विक छवि को क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भारत क्या बात करता है, हाल ही में हमने क्या किया, G20 का समिट कराया और हमने कहा वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा जो
विश्व है वो क्या है, एक परिवार है, हम पूरे विश्व को एक परिवार के साथ मानते हैं। बट अगर हम IWT को रिवोक करते हैं या सस्पेंड कर रहे हैं तो इससे क्या है कि अगर हम इससे हटते हैं तो इससे क्या होगा, एक मैसेज जाएगा कि वैसे तो आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, बट आपने क्या करा, पाकिस्तान भी तो उसी परिवार का हिस्सा है, आपने उसके साथ क्या किया, आपने उसका पानी रोक दिया, और जो कि पानी का वहां जीवन रेखा है, तो कहीं ना कहीं वो तो नहीं चल पाएगी अब। तो कहीं ना कहीं हमारी जो एक लोकतांत्रिक इमेज है और जो विश्व गुरु बनने का हम सपना देख रहे हैं, उसे क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं एक इमेज को चोट पहुंच सकता है। तो ये वाली बात है। तीसरा अगर हम देखें तो वैश्विक तनाव भी देखने को मिल सकता है, वैश्विक तनाव भी देखने को मिल सकता है। वैश्विक तनाव को मतलब आप ऐसे समझें कि जैसे भी हाल ही में देखा कि USA ने क्या करा कि ऐसा क्रेडिट लिया कि मध्यस्थता हमारे द्वारा कराई गई है, तो कई सारे विश्व के देश पाकिस्तान को अपने खेमे में ले सकते हैं, प्लस कई सारे देश भारत के सपोर्ट में आ सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एक वैश्विक तनाव देखने को मिलेगा, और जो कि वैश्विक आज के समय में, क्योंकि आज का जो युग है वो युद्ध का नहीं है, ठीक है, तो आज के समय के लिए क्या है कि ये काफी नुकसानदेह हो सकता है देश की इमेज को लिए। भले ही आज ना पता चल रही हो ये चीज, आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये चीज हो सकती है। इतनी सारी चीजें हमने देखी। अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि इतना सब होने के बाद आगे की राह क्या, यानी आगे क्या। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा UPSC ओरिएंटेड ही टॉपिक है ये, और जो तैयारी करते होंगे या बाद में भी करेंगे उनको भी इसी तरीके से लगभग लगभग पढ़ना पड़ेगा। जब किसी विवाद को हम देखते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि समझते हैं, बीच का संदर्भ समझते हैं, प्लस उसका निर्णय देखते हैं, और प्लस हम ये भी सुझाव देते हैं, क्योंकि आप आने वाले समय में क्या है कि एक सिविल सर्विस बनने वाले हो, कोई वीडियो बनेगा, कोई VPDO बनेगा, तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं कि हाँ यार ये बेटर, इसका लिए सॉल्यूशन हो सकता है, ये बेटर सुझाव हो सकते हैं, तो इस पर बात कर ली जाए। तो इसी तरीके से कि हम IWT में आगे क्या कर सकते हैं, तो पहला क्या है, अगर हम देखें पारदर्शिता व डेटा साझाकरण। इसका क्या मतलब हुआ, यानी जो भी हमारे उपग्रह प्रणाली है, उपग्रह प्रणाली है, उससे क्या करें हम, पर्टिकुलर सिंधु नदी का जो जलस्तर है, सिंधु नदी का जो जल स्तर है उसे पर्टिकुलर मॉनिटर करते रहें, और दोनों देश एक दूसरे में डेटा को साझा करें कि बाढ़ की स्थिति तो नहीं बन रही, या फिर सूखे की स्थिति तो नहीं बन रही, सिंधु नदी का जल स्तर बढ़ा है या घटा है। तो इस तरीके से भी आपस में आपसी सहयोग बना के कार्य किया जा सकता है। नंबर एक बात। दूसरा एक होता है ERU, ये कहता है इक्विटेबल रीजनेबल यूज, ठीक है, यूज। ये किस पर काम करता है, बेसिकली NHR रूल पर। अब ये NHR रूल क्या है, ये है नो हार्म। NHR है बेसिकली इक्विटेबल रीजनेबल यूज एंड यूज, हाँ, नो हार्म रूल, नो हार्म रूल। यानी आप पानी को इस तरीके से यूज करिए कि अगर पाकिस्तान को भी हार्म ना हो और भारत को भी हार्म ना हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो जी दोनों देशों के भले की बात है, तो बेसिकली दैट्स द पॉइंट। यू आपको एक सिविल सर्विस में ये चीजें पढ़नी होती हैं, तो आप राइवलरी की तरह या फिर आप एक दुश्मन की तरह नहीं देख सकते। आपको जो सुझाव या फिर समाधान सुझाना होता है वो ऐसा समाधान सुझाना होता है जो दोनों पक्षों में और प्लस वैश्विक लेवल पर एक मानकीकरण को पूरा करता हो, यानी वो एक स्टैंडर्ड रूल को फॉलो करता हो। उसके आधार पर ही आपको बेसिकली देखा जाए तो क्या होता है, कुछ सुझाव देने पड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा
जो जलवायु परिवर्तन दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जलवायु प्रतिदिन दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है, तो दोनों देशों के द्वारा अपने विशेषज्ञ नियुक्त किए जा सकते हैं कि भाई तुम देखो बेसिकली कि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे हम पीछे देख के आए हमारे डेटा साझाकरण में, जैसे हमने देखा, तो यहां पर क्या है कि वो डेटा दोनों देश इकट्ठा करें और उसके बाद क्या करें, उसे साझा करें एक दूसरे के साथ। देखो भाई, हमने अपनी तरफ से ये देखा है और आपने अपनी तरफ से ये देखा है, तो जलवायु परिवर्तन पर भी कहीं ना कहीं क्या हो, आपका देखा जाएगा। दूसरा, इंटरनेशनल कानून को फॉलो करें, ठीक है। जो भी जल संधि पर वैश्विक नियम जो बने हैं बेसिकली देखा जाए तो उन्हें भी क्या किया जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये अपना सिंधु जल समझौते की बात करी। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। आपको अगर किसी को समझाना है तो आप इस तरीके से चीजें समझा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका एक फुटनोट्स बना सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग चीजों को याद रख सकते हैं। ये टॉपिक ऐसा है, आज नहीं, मैं कहूं कि बहुत पुराने 10-20 साल पुराने से भी इसमें सवाल आ रहे हैं और आगे भी आने की संभावना बनी रहेगी। और जैसा कि लोअर पीसीएस में भी आपने देखा, और सिर्फ उत्तराखंड के एग्जाम को ही मत देखिए आप इसके संदर्भ में, इसे आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए जहां पर सवाल पूछा जा सकता है बेसिकली। तो एक बार हम फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि हमने कहां से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। ये तो हमने देखा था कि पहलगाम में आतंकवाद हमला हुआ था बेसिकली, अगर देखा जाए तो इसकी बात थी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने क्या करा था कि आईडब्ल्यू सस्पेंड कर दी थी, यानी निलंबित कर दी थी। फिर हमने देखा था कि बेसिकली किस बारे में हम चीजों को जान रहे थे, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि ये मैंने एक वो बनाया था कि कैसे चीजों को हम समझेंगे। तो हमने देखा सिंधु जल समझौता क्या था, बिल्कुल हमने देखा 19 सितंबर 1960 को कैसे यात्रा आगे बढ़ी, ये चीज को हमने कवर किया, और 2025 तक क्या बदलाव हुए बेसिकली देखा जाए, ठीक है। जब भारत विभाजन हुआ तो क्या हुआ, विभाजन से पहले की क्या कंडीशन थी, जब विभाजन हुआ तब क्या हुआ, और विभाजन के बाद 1949 से 1950 में 51 में क्या कंडीशन हुई, और अल्टीमेटली 1960 में ये क्या हुआ, आईडब्ल्यूटी यानी सिंधु समझौता पूर्ण हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर ये तो हो गया, तो और दोनों के लिए क्या बना कि भारत के लिए क्या रहेगा और पाकिस्तान के लिए क्या रहेगा, ये दोनों चीजें इसी में तय करती गई। प्लस इसके बाद हमने देखा यदि भाई समझौता हो गया, तो कोई समझौता अगर होता है तो हो सकता है आने वाले समय उसमें विवाद हो सकता है, तो विवाद अगर हो जाता है तो सिंधु स्थायी आयोग यानी इंडस परमानेंट कमीशन हो सकता है। तटस्थ यहां पर बात नहीं बनती, यहां आ सकते हैं, मैंने डिटेल में आपको वहां पर बताया है। इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, दोनों देश मिलकर भी अपना एक न्यूट्रल एक्सपर्ट सोच सकते हैं। आर्बिट्रेशन कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा आईडब्ल्यूटी का महत्व क्या है, इसको भी हमने देखा। चिंताएं पाकिस्तान की क्या है और भारत की क्या है, इसको भी हमने देख लिया। और भारत के निलंबन का, यानी भारत ने जो सस्पेंड करा उसके लिए महत्व क्या है, कूटनीतिक जीत हुई, आपको पता है, नेशनल सेंटीमेंट मैंने आपको बताया। और यदि आईडब्ल्यूटी रिवोक हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो क्या, और आगे के लिए बेहतर सुझाव क्या हो सकते हैं, ये बेसिकली हमने देखा। और इसके साथ ही हमने देखा था कि सिंधु नदी को अगर बेसिकली हम देखा जाए तो बहती कहां से है, सहायक नदी कौन सी है, परियोजना क्या है और विवाद क्या है। तो इन चीजों को लगभग हम देख कर आए हैं कि ये विवाद को बेसिकली आप समझ लें, शायद विवाद हो सकता है लेकिन फिर भी आप जान लें कि जो किशनगंगा प्रोजेक्ट है और जो रतले परियोजना है और छोटी कुछ और भी परियोजना है, एक लाइन में विवाद बता देता हूं। तो वेस्टर्न जो नदी है उन पर जो प्रोजेक्ट भारत के द्वारा बनाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के द्वारा क्या कहा जा रहा है आर्बिट्रेशन कोर्ट या फिर वर्ल्ड बैंक में, कि ये जो है वो जो डिजाइन निर्धारित है उसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी भारत रिजर्वायर या स्टोरेज ब्लॉकेज करने का कार्य कर रहा है। वो क्या है कि रन ऑफ रिवर जो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली, उसे समझने के लिए वो तैयार नहीं है। हो सकता है उसके अंदर इतना दिमाग ना हो, बट फिर भी क्योंकि वहां का मंत्री कह देता है कि जी जो पानी ये बिजली बना के छोड़ते हैं तो वो पानी क्या है कि फसलों के लिए लाभदायक नहीं रहता। अब भगवान जाने उसका कौन सा दिमाग है, कौन सा दिमाग उसने लगाया, तो वो वाली बात है। तो ये कंडीशन लगभग हमने चीजें कहीं ना कहीं समझी। तो
तो आई होप सिंधु समझौता आपको समझ आया होगा। और दूसरा, प्लीज मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है फिर कि अगर कोई आपके करीब पढ़ रहा है बच्चा, कोई भी ऐसा है, तो आप उसे वीडियो जरूर रेफर कीजिए। प्लस अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो जितने भी लोग देखते हैं प्लीज लाइक और कमेंट के माध्यम से या अन्य जो भी आपको अप्रिसिएशन करने का तरीका लगता है आप प्लीज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।